हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7 की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। पूरे हजारों सालों तक जो भी चेंजेस आए अब हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। हम 7th क्लास में बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 6th क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री को तो पढ़ के आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट होता है मेडिवल पीरियड, कि जिसमें आप मुगल सल्तनत देखोगे, राजा महाराजा देखोगे, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो चेंजेस होते हैं, वो हम पूरा 7th में पूरे साल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है 7th की। आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आपके लिए बेसिकली बिल्कुल हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको जितने भी चैप्टर होंगे हम आपको स्टोरी के थ्रू या जैसे भी जितना भी अच्छे से हम उसको समझा पाएंगे ना, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम ही है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हजारों सालों तक जो भी चेंजेस आए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस वाले जो आपकी बुक है उसमें आप 700 से लेकर 750 तक का जो पीरियड है आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको मैप दिया गया है, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल इदरसी इन द 12th सेंचुरी। अब सेंचुरी 100 सालों का समय, शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये एक मैप है जो अल इदरसी ने बनाया है। अब अल इदरसी मतलब मुस्लिम है, और क्या है कि उसने जो भी लिखा वो अरेबियन में लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम समझ ही नहीं पा रहे कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे श्रीलंका को ऊपर पेस्ट कर दिया है, ऊपर दिखाया गया है, और नीचे यहाँ कहीं भारत है। ठीक है, टेक अ लुक एट मैप 1। अब ये दूसरा मैप है, इसको शायद आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये अपने वाले मैप से मिलता जुलता है, पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ मंगोल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ बंगलाना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो और भी बहुत चीजें लिखी हुई, तो ये हम शायद नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्या है। बट कोस्टल एरियाज देखो, ये वाला वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न, इसको बिल्कुल डिटेल्ड में लिखा गया है, क्योंकि इस मैप का यूज कौन करते थे बेटा, करते थे ये सेलर। अगर इनको कहीं भी अपनी समुद्री यात्रा करनी होती तो ये ऐसा मैप अपने साथ कैरी करते थे, ताकि इनको किसी भी कोस्टल एरिया पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। मैप 1 was made in 1154 CE, मतलब जो हमारा पहला मैप था वो 1154 में बनाया गया। अरब जियोग्राफर अल इदरसी, तो आपका आ सकता है कि एक अरब जियोग्राफर है अल इदरसी, उन्होंने 1154 में CE में एक मैप बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब इसने अपना पूरा मैप बनाया है। मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer। अब एक कार्टोग्राफर क्या चीज होती है? सो कार्टोग्राफर उनको बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं जो मैप बनाते हैं। ठीक है, ये टर्म आ सकती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरियाज। इंडिया का मैप है बट दोनों का डिफरेंट है। क्यों? एक का तो पता ही नहीं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ही साउथ को, श्रीलंका को प्लेस कर दिया, एंड आइलैंड एट द टॉप। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और सारे जो नाम है वो अरेबिक में है, तो हम उतना अच्छा उसको समझ भी नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये दूसरा मैप है जो किसने बनाया है? डी ईजले ने बनाया है, 1720 में, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश वाज मेड नियरली 600 years after map 1. During this period, information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us. The coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailor and merchant on their voyages. अब देखो, दो मैप है, इस वाले मैप में आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ है क्या है, हमें पता नहीं कि हमारा इंडिया कहाँ है। ये थोड़ा फैमिलियर है, क्यों? ये इसमें वही शेप दे रखी है जो हमारे इंडिया की एक्चुअली अभी है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन। तो आप सिर्फ को यही बताया जा रहा है कि देखो, टाइम पीरियड में दो मैप बने, दोनों मैप अलग अलग हैं। ठीक है, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है वो थोड़ा डिटेल्ड है, जिसने वेस्टर्न घाट को और कोस्टल एरियाज जो है हमारे, उनको बिल्कुल डिटेल में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल डिटेल में उनको बताया गया कि यहाँ यहाँ ये प्लेस है। क्यों बताया है? क्योंकि जब यूरोपियन सेलर जो आते थे अपनी, जब वो समुद्री यात्रा पे निकलते थे मर्चेंट, तो उनको इन मैप्स की जरूरत होती थी। ठीक है, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर, तो ये यही बता रहा है कि देखो, जो अंदर का पोर्शन है वो इतना अच्छे से डिटेल नहीं बता रखा जितना कि कोस्टल एरिया को बता रखा है। इक्वली
इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफर डिफर्ड इन टू पीरियड। अब यही बताया गया कि देखो दोनों चीज सेम है अपने इंडिया के बारे में, बट उनमें जो दिखाई गई चीजें हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टर्म है, वो अलग अलग है। इसलिए हमें कुछ भी हमारे सामने आ जाए उसको ऐसे एज इट इज सच नहीं मान लेना चाहिए, उसके थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन को खंगालना चाहिए कि क्या इसका बैकग्राउंड ये था, ये डॉक्यूमेंट्स इस चीज को बता रहा है। तो हमें हिस्ट्री के लिए कभी भी एकदम से श्योर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बताया तो ये सही है, नहीं। बहुत सारी चीजों को खंगाला जाता है, उनको बहुत ही अच्छे से रीड किया जाता है ताकि हम आपको एक सटीक हिस्ट्री बता सकें। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब हम देखेंगे कि जैसे पहले हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों था और आज हम हिंदुस्तान को इंडिया हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि कैसे चेंज हुई है। तो अब हमने बताया कि हम इस 7th क्लास में पूरा मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अब क्या है, जो पहले ग्रामर था, जो पहले वोकैब था, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में चेंज है। कैसे चेंज है, जैसे अब आप हिंदुस्तान का नाम ले लो, ठीक है, आप इंडिया को ही तो पूरा हिंदुस्तान बोलोगे, ठीक है। अब यही हमारा एक नेशनल स्टेट है। इंडिया का मतलब है पूरा इंडिया, जिसमें उसके सारे 28 स्टेट्स हैं, 8 उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब कुछ उसका इकोनॉमिक, उसका पॉलिटिकल, सब कुछ इंडिया है। बट पहले हिंदुस्तान का जो नाम था वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था। मिनाज ए सिराज, ठीक है, 13th सेंचुरी में मिनाज ए सिराज ने अपने क्रॉनिकल लिखे, ठीक है, उसने वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हैं। अब उसका मतलब है हिंदुस्तान से कि जो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो बीच का एरिया है, सिर्फ वो हिंदुस्तान है, इसके अलावा कोई हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल लैंड, कोई भी ज्योग्राफी, किसी चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा सिर्फ जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, सिर्फ वो हिंदुस्तान है। उसके बाद आते हैं दिल्ली के सुल्तान। अब दिल्ली के सुल्तानों को तो यहाँ की भाई पॉलिटिकल और जो लैंड फॉर्म्स है वो अच्छी लगती है। अब उनको लगता है जितनी भी इसकी कल्चर्स बैकग्राउंड्स हैं वो सब भी क्या है, हिंदुस्तान है। सो द एरिया इंक्लूडेड दिस टर्म शिफ्टेड विद एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। अब जो मुगल आते हैं, जो दिल्ली के सुल्तान आते हैं, वो भी इंडिया को हिंदुस्तान ही कह रहे हैं, बट वो कभी भी साउथ इंडिया की तरफ तो गए नहीं। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान में साउथ इंडिया को तो इंक्लूड किया ही नहीं। तो उनके लिए जो इंडिया का पार्ट है, जो हिंदुस्तान है, वो सिर्फ नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। अब बाबर आते हैं, ठीक है। बाबर भी क्या करता है, बाबर क्या करता है कि जो ज्योग्राफी है, जो इंडिया के फूना है, जो कल्चर है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, वो सब हिंदुस्तान है, ठीक है। वो भी साउथ के बारे में नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ फोना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent, as well as we will see later in this chapter that was somewhat similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो। अब 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में एक पोइट है अमीर खुसरो, काफी नाम आएगा इसका आगे। उन्होंने अपने इंडिया को बोला है हिंद। क्यों हिंद बोला है, उसका ये आइडिया आया भारत की ज्योग्राफी और कल्चरल एंटिटीज को लेकर कि भारत कितना वास्ट है, यहाँ की कितनी बड़ी ज्योग्राफी है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं माउंटेन है, कहीं वैलीज है, और यहाँ का कल्चर कितना ब्रॉड है, कितनी वैरायटी है। इसलिए उसने हमारे इंडिया को नाम दिया हिंद। अब आपने देखा हिंदुस्तान, जिसको आज पूरे इंडिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं, पहले मिनाज सिराज कहता है सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का जो एरिया है वो ही है सिर्फ इंडिया, सिर्फ वो हिंदुस्तान है। दिल्ली सल्तनत आती है, वो कहती है कि साउथ इंडिया तो पार्ट है ही नहीं इंडिया का, ठीक है, हिंदुस्तान का सिर्फ नॉर्थ वाला एरिया है। फिर बाबर कहता है कि यहाँ की जो इंडिया की, हिंदुस्तान की ज्योग्राफी है, फूना है, कल्चर है, वो हिंदुस्तान है। अब उसके बाद अमीर खुसरो आते हैं 14th सेंचुरी में, वो पोइट हैं और वो अपने इंडिया को नाम देते हैं हिंद, और हिंद का मतलब है उसके लिए ज्योग्राफिकल और कल्चर एंटिटी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ ये सब चीजें चेंज होती रहती है। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे। अभी बताया ना, आज हम इंडिया का मतलब यही समझते हैं, हिंदुस्तान का मतलब यही समझते हैं। यहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो नेशनल्स का मीनिंग है, जितने भी स्टेट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब इंडिया की है, वो सब हिंदुस्तान की है। बट पहले टाइम में, मेडिवल पीरियड में, हिंदुस्तान का मतलब इन किसी चीजों से नहीं जोड़ा जाता था, ठीक है। सिर्फ जो क्षेत्र है, रीजन है, जहां पे कोई रूल कर रहा है, सिर्फ वो वहां तक ही हिंदुस्तान को समझता था।
Historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past. अब अभी यही बोला जा रहा है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जिस टर्मिनोलॉजी का, जिस वोकैब का, जिस ग्रामर का हिस्ट्री में यूज किया गया है आज वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं फॉरेनर, तो आप समझेंगे कोई अमेरिका, यूरोप या कहीं और से बाहर से आया हुआ इंसान, फॉरेनर। बट हमारे इंडिया में क्या कहा जाता था कि अगर कोई दूसरे शहर से भी आया है जिसको गांव वाले नहीं जानते हैं या जो जंगलों में रहते हैं, कोई शहर से इंसान आया है तो वो उसको कहेगा परदेसी, फॉरेनर, और उसको पर्शियन लैंग्वेज में कहेगा अजनबी। तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। In Hindi term we use Pardesi and in Persian we use Ajnabi. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, कि एक जो शहर का आदमी है फॉरेस्ट में रहने वाले के लिए वो एज अ फॉरेनर है, अजनबी है, स्ट्रेंजर है, परदेशी है। बट two peasants living in the same village were not foreigner to each other even though they may have had different religious or caste background. और अगर दो गांव में पीजेंट रह रहे हैं, पीजेंट का मतलब होता है किसान, दो किसान रह रहे हैं और चाहे भले उनका रिलीजियस अलग है, चाहे उनका कास्ट अलग है, बट वो सेम विलेज में रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, वो अजनबी नहीं है। इस मत समझो, एक इस गांव का इंसान है और कोई दूसरे गांव का इंसान या दूसरे शहर का इंसान अगर आता है तो वो क्या है, उसके लिए परदेसी है, वो उसके लिए अजनबी है, वो उसके लिए क्या है, फॉरेनर है। ठीक है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा आज की टर्मिनोलॉजी, आज की वो वोकैब और पिछली वोकैब अलग है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कहां से आई, कैसे आई हमारे पास, और हिस्टोरियंस के पास भी कैसे आई। सो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है हिस्ट्री में भी, बहुत सारी स्टडी होती है, बहुत सारी बुक्स को रीड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद जो हिस्टोरियंस है उस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि अच्छा ये वाला पीरियड इसका होगा। अब हमने गुप्ता डायनेस्टी में हर्षवर्धन के बारे में पता चला। अब हर्षवर्धन के बारे में कहां से पता चला, हर्षवर्धन के जो सिक्के थे, ठीक है, या उसकी कोई बुक होगी तो उससे हमें पता चला। सो इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 750। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस किस चीज का यूज करते थे, कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्ट का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हम तो वहां प्रेजेंट थे ही नहीं, कैसे पता चलेगा। जो कॉइन यूज करते, जहां से कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली है बहुत सारी, आर्किटेक्ट देखा क्योंकि वहां के मंदिर देखे, वहां के मंदिरों की शैली देखी, घर किस, वहां की जो और इमारतें हैं वो कैसे बनाई गई, उन सबको देख के, और जो टेक्सचुअल कुछ रिकॉर्ड्स मिले उनकी इंफॉर्मेशन से जो हिस्टोरियंस हैं उनको रिसोर्सेज मिले कि हाँ अच्छा ऐसा कोई टाइम पीरियड होगा, ऐसा कोई राजा होगा, ऐसा कोई सुल्तान होगा जिसके बारे में पता चला। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब देखो क्या होता है, पहले अगर छोटी सी चीज मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें इतनी सारी वैरायटी में रिकॉर्ड मिल गए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिल गए कि जो पहले लिखे गए थे वो तो कहीं डिस्प्लेस्ड ही हो गए, वो इंफॉर्मेशन तो कहीं चली गई। ठीक है, थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। क्या होता है कि अब लोगों को आ गया है पेपर बनाना, तो वो क्या कर रहे हैं, जितना वो पेपर बनाते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर चीप हो गया और हर जगह अवेलेबल है, तो जितना भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स वो लिख सकते थे वो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। द वैल्यू ऑफ पेपर देखो, इन द मिडल ऑफ द 13th century अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। अब एक 13वीं शताब्दी में एक स्कॉलर होते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस बुक की कॉपी लिख दे, ठीक है, किसी और को भी प्रोवाइड हो जाए, बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर। अब उसके पास लिखने के लिए पेपर तो है नहीं, तो उसने क्या किया, कोई मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई थी और उसने उसको साफ करके, अब सोचो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थी मैन्युस्क्रिप्ट, पर क्या पता उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उसने धो दी और वो जो इंफॉर्मेशन है वो जीवन भर के लिए अब चली गई।
तो उसने क्या किया, वो मैन्युस्क्रिप्ट धो दी और खत्म बात। अ सेंचुरी लेटर, और फिर उसके बाद जो एक सेंचुरी बीतती है, इफ यू ब्रॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। अब क्या होता है, आज के टाइम में तो पेपर इतना चीप है कि अगर आप समोसे लेने जाते हो, जलेबी लेने जाते थे, तो आपको वो उस पेपर में ही फोल्ड करके दे दे, क्योंकि अब पेपर हर जगह अवेलेबल है, पहले नहीं था। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो वॉश आउट कर दी और गया काम। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब लोग इन पेपर का यूज क्यों करते थे, वो होली टेक्स्ट लिखते थे, जैसे बाइबल हो गया, गीता हो गई, कुरान हो गया, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो राजा है उनकी जितने उनकी प्रशंसाएं हैं, जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, टीचिंग ऑफ सेंट लिखते थे, पिटीशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। अब हर चीज का एक रिटर्न वाला चीजें होने लग गई, सब लोग पेपर पे लिखने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स होती जो हाथों से लिखी जाती थी और ताड़ के पेड़ छाल पे लिखी जाती थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन कलेक्ट करता था, जो वेल्दी पीपल होते हैं, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में, वहां पे कलेक्ट की जाती थी। दे वर प्लेस इन द लाइब्रेरी कोल्ड आर्चीज। अब उनको आर्चीज बोला जाता है। आर्चीज क्या होती है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। एक ऐसी जगह जहां पे डॉक्यूमेंट्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है। टुडे all national and state government have archives where they keep all their old officials records and transactions। अब वो वहां पे अपनी सारी चीजें लिखते हैं, लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है, कि पुरानी चीजें लिख के रखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, आर्चीज बोलते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग। अब देखो, अगर आज आपको बोला जाए कि इसकी फोटोकॉपी करनी है, तो आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, आप कर दोगे। बट पहले क्या था, अब पहले इतनी सारी कॉपियां लिखी गई, इतनी सारी किताबें लिखी गई, अब उनके लिए तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कैसे लिखी गई, तो ये इनको लिखने वाले होते थे स्क्राइब्स, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा लिख देते थे, तो उनको बोलते थे स्क्राइब्स। पर इनके साथ एक दिक्कत थी, ठीक है, अगर आप कभी भी अपने फ्रेंड की किसी कॉपी में से होमवर्क करते हो, तो आपको कोई समझ में नहीं आता, तो आप जो भी आपको दिख रहा है, जैसे भी उसे लिख रखा है, आप वैसे सेम की सेम छाप देते हो। तो स्क्राइब भी ऐसे करते, अगर उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती थी ना, तो वो कई बार क्या करते थे, कॉपी करते वक्त एक वर्ड को यहाँ लिख दिया, सेंटेंस को वहां लिख दिया, तो अब धीरे धीरे उसकी एक और कॉपी बनेगी, तो धीरे धीरे वो भी चेंज होता जाएगा। तो स्क्राइब से ये गलती हो जाती थी कि जब आपके पास, अब रियल कॉपी तो आपके पास सब आएगी नहीं, अब उसकी सबकी दूसरी वाली कॉपी आएंगी, फोटो कॉपी आएंगी। अब उन फोटो कॉपी में कोई दिक्कत है, कोई गलती है, तो अब वो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो ये स्क्राइब है जो लिख रहा है, और ये देखो मिनिएचर लिख रहा है। तो जो अकबर का पीरियड था उसमें मिनिएचर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, तो ये इस बड़ी सी टेक्स्ट बुक को एक मिनिएचर फॉर्म में ये बहुत ब्यूटीफुली लिखते थे। मिनिएचर पार्ट होता है इसको, स्क्राइब इसको कॉपी कर रहा है। अब ये देख लो, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। द नेस्लिंग स्टाइल इज कर्सिव एंड द इजी टू रीड। अब देखो, ये वाला जो स्टाइल है ये नेस्टिंग है, जिसको पढ़ना आसान है, लेफ्ट वाला, ठीक है, और एक है शिकस्ते। अब ये डेंस है, जो राइट में है वो डेंस है और उसको पढ़ना काफी मुश्किल है। सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अभी यही बता रहे हैं कि अगर आप किस चीज में कोई चीज कॉपी करते हैं, तो रियल वाला, तो अगर आपने रियल में से कॉपी करके लिखा है तो कुछ वर्ड यहाँ के वहां हो गए, फिर उस कॉपी की भी कॉपी होती है, तो स्क्राइब्स उनमें कुछ गड़बड़ कर देते थे। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। अब होता है कि धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे आज एक बुक लिख दी है, जैसे अब एक बुक लिख दिया, अब जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने एक पहला अपना क्रॉनिकल लिखा 1356 में, और उसके 2 साल बाद उसने एक और लिखा। बट जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको 1960 से पहले पता ही नहीं था कि जियाउद्दीन बर्नी ने दो बुक लिखी थी अपनी। अब हमारे लिए तो पहला तो बुक वर्जन था ही नहीं, तो हम दूसरे वर्जन को ही सच समझ के अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। तो हमें यही बताया गया है कि पास्ट की जो चीजें हैं, हिस्ट्री की जो चीजें हैं, अगर वो सारी एक साथ नहीं मिली है, ठीक है, नहीं मिली है, क्योंकि कुछ चीजें छूट चुकी है, इन्फॉर्मेशन छूट गई है, तो हमें उसको ऐसे सच मान के नहीं करना। क्योंकि अब बाय चांस आज की जो चीजें हैं वो हमें मिल जाए, जो पिछली चीजें वो मिल जाए, तो हमें हर चीज को बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से ध्यान रखे चलना। कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपने 2 क्रॉनिकल लिखे थे, एक तो 1356 में और दूसरा वर्जन भी 2 साल बाद लिखा था। द टू डिफरेंट फ्रॉम
each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1960. It remained lost in large library collection. एक लाइब्रेरी होती थी और उसमें वो कहीं गायब हो गया, तो पता ही नहीं चला कि जादुन बर्नी ने अपना पहला जो वर्जन था वो भी लिखा था। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, धीरे धीरे चेंजेस होंगे तो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बनेंगे। अब हम इसमें पूरा 1000 सालों का पूरा चेंज पढ़ रहे हैं, तो भाई एक ही डिफरेंट थोड़ा ना होगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चेंजेस क्या थे, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आ रहे थे। क्या थे, लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई में पर्शियन व्हील का यूज होने लग गया। आप देख पा रहे हैं ये पर्शियन व्हील है सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, है ना, जो हमारा हम चरखा स्पिनिंग व्हील, एंड द फायर आर्म इन कॉम्बैट, और जो गन बंदूक था उनका भी यूज होने लग गया। न्यू फूड्स बेवरेज आने लगे, पोटैटोज आए, कॉर्न्स आए, चिलीज, टी एंड कॉफी। आपको ये जान के हैरानी होगी पोटैटोज हमारा नहीं है, ये अमेरिका से ही आया है। कॉर्न हमारे नहीं है, चिलीज हमारे, टी और कॉफी ये चाइना से आए हुए हैं, तो ये हमारे बेवरेजेस नहीं है। ये जैसे जैसे हमारे देश में ये ट्रैवलर्स आते रहे, विदेशी आते रहे, हम इन चीजों से इंट्रोड्यूस होते रह गए। Remember that all these innovations, new technology and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5. आप chapter 5 में और deep पढ़ोगे कि क्या क्या economic, political, social और cultural change है, क्योंकि basically हमारा पहला chapter हमारी पूरी 7th की book का as a introduction part है कि ये आप पढ़ने वाले हो। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब यहाँ लोग क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आने लगे। हमें क्रॉप्स के बारे में पता चला, या हमें बेवरेजेस के बारे में पता चला, न्यू इन्वेंशन के बारे में पता चला, तो ऐसा थोड़ा कि हमें बैठे और मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, नहीं, लोग आए, लोग अपने साथ आइडियाज लेके आए, अपने साथ चेंजेस लेके आए, जिससे हमें क्या पता चला कि अच्छा ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की तलाश में लोग बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस पे ट्रेवल करते थे। द subcontinent held immense wealth and possibility for people to crave a fortune। अब लोगों के लिए हमारा देश एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़े भाग्य का इशारा था कि अच्छा यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ बहुत बड़ी वेल्थ है जिसको पाया जा सकता है। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वाज द राजपूत। राजपूतों का जो स्ट्रक्चर है, जो हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है और उस टाइम ये बहुत पॉपुलर हो चुके थे। और राजपूत का मतलब ये राजा का पुत्र, द सन ऑफ रूलर। बिटवीन द 8th to 14th century the term was applied more generally to a group of warrior who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। अब देखो 8वीं से 14th सेंचुरी तक, 8 से 14th सेंचुरी तक जो ये क्षत्रिय वाला कास्ट है, स्टेटस है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को कैसा प्रिटेंड करते थे कि जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी कमांडर है, वे सब क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं वो, who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the quality attribute of Rajput by the poet and bards। क्या होता है, राजा महाराजाओं के, सोल्जर्स के बारे में, कमांडर्स के बारे में इतने सारे शिवलिक कोड्स कंडक्ट कर दिए गए। मतलब उनकी एक एक चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया, उनकी लॉयल्टी को, उनके हर एक कार्य को इतना बिल्कुल प्रशंसा के योग्य बताया गया पोइट्स और बार्ड्स ने कि ये वाले टर्म 8वीं से 14वीं शताब्दी तक बिल्कुल ऐसा एक राजपूतों का पूरा कल्चर आ गया। सो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जट, अहोम एंड कास्टास। ये कास्टास क्या होते हैं, ये कास्ट ऑफ स्क्राइब्स और सेक्रेटेरियंस थे। एंड ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एज टू बिकम पॉलिटिकल इंपोर्टेंट। अब ये भाई लड़ना जानते थे, हथियारों का यूज करना जानते थे, स्ट्रेटेजीज बनाते थे। अब ये इतने पॉपुलर हो गए कि जो इनकी युद्ध कला, जो इनकी शैली हो गई, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो गई और ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट हो गई। इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, जो इनके कमजोर राजा नवाब थे इन्होंने इनको हटाया और खुद वहां के राजा नवाब बन गए। क्यों, इनके अंदर एक गुण था लड़ने का, इनके अंदर एक क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटी थी, एक नहीं बहुत सारी क्वालिटीज थी कि इनको बहुत सारी कलाएं आती थी, हर चीज को ध्यान से सीखते थे। ठीक है, तो यही होता है कि जो लीडर बनेगा, जो लड़ने की ताकत रखेगा, जो पावरफुल होगा, वो अपने आप ही पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे जमीन के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा था, एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को बसाने के लिए, और जो चेंज थे वो इतने फास्ट हो रहे थे कि धीरे धीरे जंगल खत्म ही होते जा रहे थे। अब ये सबसे ज्यादा हो रहा था जो जंगलों में लोग रह रहे थे, जो उनका हैबिटेट था। अब हैबिटेट क्या होता है, रेफर टू द एनवायरमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ दिस रेजिडेंस। अब जो जंगलों में रह रहे हैं वो जंगल को ही अपना देवता मानते हैं, वहीं से उनको लकड़ी मिलती है, खाने को मिलता है, वहीं थोड़ा बहुत उगा लेते हैं, अपना काम चलाते थे। बट जंगलों को साफ किया तो इन फॉरेस्ट डीलर को वहां से माइग्रेट होना पड़ा कि आप जाओ। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जैसे जैसे इनके आसपास चेंज थे उनको अपना चेंज बना लिया। कुछ लोगों ने तो वहीं पे रह के पीजेंट बन गए, अपने खेतों को जोतना स्टार्ट कर दिया। क्यों, अब उनके पास एक लिमिटेड जमीन हो गई, अब उनको हर हर चीज का टैक्स होता था, हर चीज का ब्यौरा रखना पड़ता था। ठीक है, अब चेंजेस आ रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, हर चीज को एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए साफ किया जा रहा है। तो यहाँ के जो सिटी ड्वेलर है, कुछ लोग पीजेंट बन गए, किसी ने वहीं पे रह के थोड़ा सा अपनी जमीन लेकर उसको जोतना स्टार्ट कर, टिलिंग होता है, जोतना स्टार्ट कर दिया। These new peasants group gradually began to influenced by the regional market, chieftains, priests, monasteries and temple। अब जो वहां रहते थे ना, जो किसान थे, कहते ना जब नए नए कुछ चेंज आता है तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ चीज होती है, बोली जाती है बड़ा चढ़, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो पीजेंट थे, जो ग्रुप ऑफ पीजेंट था, वो इन्फ्लुएंस होने लगे, प्रभावित होने लगे, किससे, जो रीजनल मार्केट लगता, उन्हें लगता था कि अगर यहाँ पे अपना सामान बेचने जाएंगे तो हमें पैसे तो मिल ही जाएंगे, या कुछ चीज हमें मिल ही जाएगी। सरदारों से, प्रीस्ट से, मोनेस्ट्री से, टेम्पल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे ये पीजेंट। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, ऑफर गुड and services to local lords. As a result, significant economic and social difference emerged almost पीजेंट। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो सोशल डिफरेंस है वो होता चला गया। अब बनने लग गई है जाति। अब ये जाति क्या होती है कि देखा जिसकी पावर जितनी थी, जिसका जितना इन्फ्लुएंस था, अब वो जाति में होगी, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। ठीक है, अब ब्राह्मण में भी या क्षत्रिय में भी और सब कास्ट जुड़ गए। क्यों सब कास्ट कैसे हो गई कि अच्छा ये जो जो काम करता है, जितनी इसके पास पावर है, उस हिसाब से उसकी रैंक होने लग गई। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, द वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति। उस जाति के लोगों का जितना इन्फ्लुएंस है, जितनी उनके पास पावर है, उस हिसाब से उनकी रैंक होने लग गई कि अच्छा ये ज्यादा पावरफुल है तो ये जाति में बड़ा है। अब इन जाति की भी क्या होती थी, जाति पंचायत होती थी, कुछ अपने रूल्स होते थे जिनको मानना पड़ता था। कुछ विलेज के रूल है जो मानने हैं, कुछ इन जाति के विलेज है जो इनको मानने हैं, कुछ जाति के रूल्स है जो इनको मानने हैं। तो इनके रूल्स और रेगुलेशन होते थे, यूं नहीं कि ऐसी ही चीजें चल रही हैं, हर चीज का एक रूल और रेगुलेशन होता था जो इनको मानना होता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चिeftain। इनके सरदार होते थे, इनको अपने सरदारों की बातें माननी पड़ती थी। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। अब ये एक साथ क्या था, एक पूरे स्टेट की छोटी छोटी यूनिट्स थे कि ये जाति, ये जाति, ये जाति और ये जाति, और इनका एक सरदार, और ये पूरा मिला के क्या है, स्टेट है। ठीक है, रीजन एंड एम्पायर। अब इस पे बहुत सारे रीजन आए, जिसमें आप मुगल के बारे में पढ़ोगे, तुगलक के बारे में पढ़ोगे। अब है एक संस्कृत प्रशस्ति। ठीक है, अब उसमें बताया गया है कि दिल्ली सुल्तान था एक गयासुद्दीन बलबन। उसका बताया गया कि उसने यहाँ बंगाल से लेकर अफगानिस्तान का कोई एरिया है, उसको पूरा उसने अपना हक जमा रखा था, वो सब उसके एरिया में आता था। ठीक है, तो यही बता रखा है कि एक गयासुद्दीन बर्नी, ये रहा गयासुद्दीन बलबन, सॉरी, इसका पीरियड था, और इसने क्या किया, बंगाल से लेकर पूरा अफगानिस्तान का एरिया अपने पे पूरा ऐसा आक्रमण कर रखा था कि उसको देखते तो और सब लोग, और जो दूसरे राज्य की, जो स्टेट की जो आर्मी थी, वो भाग जाती थी कि कहाँ की गोंडा की, आंध्रा की, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात की जो और आर्मी थी, इसको देखते ही भाग जाती थी। एंड हिस्टोरियंस regard these as great claim of consequent at that same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent। अब ये तो पता ही है। अब जब हमें ये पता है कि जो मुगल सल्तनत है, ठीक है, जो सुल्तान थे वो कभी दक्षिण में नहीं गई, तो उन्होंने इस वाले पार्ट को कैसे कवर कर लिया, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र को उन्होंने कैसे अपने एरिया में लगा लिया। तो ये है, उन्होंने अपनी जो बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अमीर खुसरो के बारे में 1318 में अमीर खुसरो ने देखा कि हर एक जगह में अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है वो बोली जा रही है। जैसे
सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ठीक है, ये है साउथ कर्नाटक में। तेलंगानी है आंध्र प्रदेश में, गौरी है बंगाल में, ठीक है, अवधी है यहाँ ईस्टर्न पार्ट में, और हिंदुवाही है कहाँ पे, दिल्ली के आसपास के एरिया में बोली जाती है। और एक संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज है, रीजन है जिसमें अमीर खुसरो ने लिखा है कि ऐसी ऐसी उसने लैंग्वेज यहाँ अलग अलग जगह देखी है। आई होप आपके लिए अभी हम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसको आधा आधा पार्ट में इसको कवर करेंगे, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।